चलिए ठीक है। अब जो है सो हम लोग जो है ना इसका पार्ट 3 में, सेट नंबर 2 के पार्ट 3 में 101 से लेके 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नरम पंथियों की प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं थी? तो भू राजस्व नमक शुल्क में कमी चाहते थे, भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प के विकास में मदद करने वाली नीति भी थी उनकी, शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना चाहते थे, भारत के सभी हिस्सों में अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन करना चाहते, तो ये नहीं थी। शस्त्र अधिनियम की बात करें, किसके द्वारा लाया गया था? शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था जो कि अभी तक भी लागू है? उसमें हथियार रखने के लिए भारतीयों को वो लेना पड़ता था, क्या बोलते हैं उसको? लाइसेंस। लाइसेंस। ठीक है, तो किसके द्वारा लाया गया था ये शस्त्र अधिनियम? नेम द गवर्नर। लिटन लिटन। लिटन के द्वारा लाया, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए प्रमुख अधिवेशन है क्या? प्रमुख स्थान से संबंधित घटना है बताना है। वाराणसी में क्या हुआ था? क्या हुआ था वाराणसी में? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, भारत माता को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन गांधी जी ने मथुरा में किया था क्या? और एचआर के क्रांतिकारियों द्वारा डकैती का आयोजन किया गया था लखनऊ में। तो सही है क्या? बताइए कौन सा सही है? ये तो मथुरा में तो हुआ था, लेकिन ये गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, किन्होंने किया था? उनका नाम था बाबू शिव प्रसाद। क्या नाम था उनका? बाबू शिव प्रसाद के द्वारा। ठीक है, और लखनऊ एचआर क्रांतिकारी के द्वारा एक सशक्त डकैती का आयोजन किया गया था। अगर ये आप देखोगे तो ये सही है, क्योंकि लखनऊ के पास में हुआ था। उस जगह का नाम क्या था? काकोरी। ये लखनऊ से कितना पीछे है पता है आपको? देखे काकोरी जंक्शन, वहां पे ना लाइट वगैरह भी नहीं चलती है। ठीक है, और लखनऊ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर पचे। तो कभी लखनऊ जाए और टिकट ना हो तो काकोरी स्टेशन पे आप लोग उतर सकते हैं, फिर 10 रुपया खर्चा करके लखनऊ सिटी में जा सकते हैं। ठीक है, तो काकोरी स्टेशन जो लखनऊ से जस्ट पीछे है। ठीक है, एक्चुअली में जब जंक्शन पे गाड़ी वगैरह नहीं रहती तो यहाँ पे काफी देर गाड़ी को रोक भी दिया जाता है। काफी छोटा सा स्टेशन है। तो ये घटना जो है लखनऊ की है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, दो ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है सब भाई साहब, एचआरएस के द्वारा तो काकोरी में था ना, लेकिन काकोरी जो है सो लखनऊ के अंदर ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं कभी बात करूँ सारनाथ की बात करूंगा तो सारनाथ को बनारस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बनारस से पहले सारनाथ पड़ता है, बात 4-5 किलोमीटर का अंतर है। यही है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। तेज बहादुर सुप्रू, एम आर जयका, मदन मोहन मालवीय। इसमें से उपर्युक्त में से कौन नेशनल रिबलर फाउंडेशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो कौन जुड़े हुए थे? तो ध्यान में रखना, तेज बहादुर सुप्री तो जुड़े हुए थे, और साथ में जयकर साहब भी जुड़े हुए थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो था नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे तो इसके प्रमुख नेता तेज बहादुर सुप्रू थे, बी एस श्रीनिवास शास्त्री थे, और जयकर साहब थे। किसके? तो नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, इन लोगों ने जो था ना नेशनल लिबरल फाउंडेशन के नेता का एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने ना मॉन्टेग्यू चेंसर रिपोर्ट का आई थिंक समर्थन किया था। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इसके प्रमुख 20 नेता की में। बात करेंगे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और एक और भी थे ना लाला लाजपत राय के अलावा, एम एन जोशी। अमन रॉय थे। अमन रॉय थे। रॉय तो नहीं होंगे, नहीं। एम एन जोशी हो सकते हैं, रॉय नहीं होंगे। ठीक है, मल्हार जोशी, सॉरी, नारायण मल्हार जोशी, एनएम हाँ, जोशी। तो उसी को एन एम जोशी कहते हैं। ठीक है, आइए 1920 में था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। वो महात्मा गांधी की कट्टर शिष्या थी। ठीक है, उन्होंने संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है। वो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। किसके बारे में बात हो रहा है? भारत की संविधान सभा का भी सदस्य थी, हंसा मेहता। क्या नाम था उनका? हंसा मेहता। मीराबेन नहीं हो सकती है। सुचित्रा कृपलानी की बात करेंगे तो सुचित्रा कृपलानी ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं किया। अरुणा असफ अली की बात करें, ये भी थी, लेकिन मूलतः हंसा मेहता की बात करेंगे, वो संविधान सभा की सदस्य भी थी, कट्टर शिष्या भी थी, और यूएनएचआरसी में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, ध्यान, हंसा मेहता का जन्म सूरत में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं आगे के प्रश्न की बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में 1929 में रेड शर्ट आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती की बात आएंगे तो ध्यान में खुदाई खिदमतगार के संस्थापक की बात करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, सही है।
ठीक है। खुदाई खिदमतगार का मतलब था भगवान का सेवक, ठीक है। रेड शर्ट्स के रूप में भी इनको जानते थे, ठीक है। ये राष्ट्रवादी आंदोलन था और इस प्रकृति में हिंसक था या फिर अहिंसक था, ठीक है। ये हिंसक था या फिर अहिंसक था, क्या बताएंगे? अहिंसक। अहिंसक। अहिंसक था, बिल्कुल। इसका उद्देश्य गांव में शिक्षा की स्थिति में सुधार करना था। इसका उद्देश्य हिंसा को समाप्त करके सामाजिक संरचना में भी सुधार करना था, बिल्कुल। कहाँ पे चला था तो क्या बताएंगे? कहाँ पे चला था तो क्या बताओगे? किस क्षेत्र में चला, किस प्रांत में चला था, क्या बताओगे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। NWF, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ध्यान में रखना है, उधर चला था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बोलते हैं ना। यस सर। स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला राजनयिक कौन थी? ठीक है, बताइए, हु इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था? ठीक है, बिल्कुल, सीबी सीबी मुथुम्मा। मुथम्मा, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता पूर्व युग में, स्वतंत्रता के बाद ध्यान में रखना है। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अब पहली भारतीय महिला और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला जो थी, सीबी मुथम्मा। भारतीय आईपीएस की बात करें किरण बेदी है, और आईएएस की बात करें अन्ना जॉर्ज है, ठीक है। ये आईएफएस हो जाएगी सीबी मुथम्मा, ठीक है। भारत रक्षा अधिनियम जो 1915 में जो हुआ था उसके मुख्य रूप पारित किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्य रूप से पारित किया गया था, किस पे अंकुश लगाने के लिए किया गया था? ठीक है, क्या रीजन थे? तो गदर आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था, क्योंकि गदर पार्टी के जो लोग जो थे उन्होंने भाई साहब प्लान कर रखा था तो भारत में एक सशस्त्र विद्रोह करेंगे, और इसके लिए उन्होंने काफी बड़े संख्या पे गोला बारूद वगैरह भी वो भी जो थे भारत में लाने वाले थे, ठीक है। तो इसी के लिए ब्रिटिश सरकार को ये खबर लग जाती है, उन्होंने मतलब क्या किया, तो इसमें उन्होंने इसका भारत रक्षा अधिनियम लेकर आया, और अब सेना के भी बहुत सारे लोग जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका भी कोर्ट मार्शल वगैरह किया जाता है, ठीक है। सेना के लोग भी जो थे उसमें वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। निम्नलिखित में कौन 1932 में पूना समझौते से संबंधित है? तो मैंने जस्ट अभी बात किया, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, रामजे मैकडोनाल्ड। क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, सारे ही सारे लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रामजे मैकडोनाल्ड की बात की इसलिए था क्योंकि इसने अपनी नीति की वजह से पूना समझौता कराना पड़ा, क्योंकि इसने कौन सी नीति लाई थी? कौन सी नीति लाई थी ने? तो दलितों को भी सांप्रदायिक पंचायत के रूप में लाया था ना। महात्मा गांधी इसलिए थे क्योंकि भाई साहब गांधी अंबेडकर जो समझौता जो होता उसके बाद पूना पैक्ट निकल कर आता, तो सारे ही सारे लोग जो थे इन्वॉल्व थे इसमें। और कौन कौन लोग हो जाएंगे? तो पंडित महल मौलवी हो जाएंगे, MR जयकर साहब हो जाएंगे, तो इनका भी योगदान था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में नैनदान मंडल, ग्राम समिति और जातीय सरकार किससे संबंधित है? जातीय सरकार कहाँ पे बना था? ठीक है, बताइए, बहुत आसान प्रश्न नहीं है। जातीय उड़ीसा में सरकार सर, उड़ीसा में। घटना किससे संबंधित है? ठीक है, तो जातीय सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जातीय सरकार की बात करेंगे, डेट टाइप ऑफ समानांतर सरकार थी, पैरेलल गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो जातीय सरकार जो थी एक तरह का ना समानांतर सरकार थी, ठीक है। तो समानांतर सरकार आपका उत्तर प्रदेश में बना था बलिया में, किसके नेतृत्व में बना था समानांतर सरकार? चित्तू ठीक है, पांडे। चीतू पांडे। जातीय सरकार की बात करेंगे ना तो ये आपका बना था तामलुक में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो तामलुक उपखंड में मिदनापुर में, ठीक है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में बना था जातीय सरकार, ठीक है। और आपका बलिया में जो बना था उसके कौन थे? तो चीतू पांडे थे, ठीक है। और कहाँ पे बना था समानांतर सरकार? सतारा में बना था, नाना सतारा पाटिल। महाराष्ट्र में बना था नाना पाटिल के नेतृत्व में। तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जातीय सरकार इज द पार्ट ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का है, ठीक है। नैनडान मंडल, ग्राम समितियां वगैरह भी उसी में बनी थी, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित घटना में विचार करना है। इसमें सिंध को बंबई से अलग करने का प्रावधान था, ध्यान में रखना है, बिल्कुल था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, इसमें भारत में सरकार को एक संघीय स्वरूप प्रदान किया जाए जिसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्य में निहित हो, तो ध्यान में रखना है। तो बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, पहला सही है, ठीक है। तो इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां की बात करेंगे ना, ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां तो थी, ठीक है, तो केंद्र के पास होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों ने माना था, ठीक है। तो ये चीजों जो थी ब्रिटिश को फेवराइज भी करती थी, तो केंद्र के पास होना चाहिए, राज्यों के। अभी भी अवशिष्ट शक्तियां की बात करें किसके पास है? तो केंद्र के पास है। किसके पास है अवशिष्ट शक्ति? अभी भी किसके पास है? तो क्या बताएंगे? अवशिष्ट शक्ति अभी भी किसके पास है? केंद्र के पास है, ठीक है, ध्यान में रखना है, केंद्र के पास में है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करेंगे 2 नंबर जो है सो आपका गलत है, बाकी ऊपर सही है। उनके साहसी और ढीठ व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें जॉन ऑफ आर्क कहते थे। वो आंध्र महिला सभा, विश्व
विद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति, नारी निकेतन सहित संस्थाओं के प्रमुख के रूप में जुड़ी थी। उपरोक्त वाक्यांश निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखेगा, ये बातें की बात करेंगे तो किनसे है, तो दुर्गाबाई देशमुख से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुर्गाबाई देशमुख। इनको ठीक है जॉन ऑफ आर्क के तौर पे भी जानते थे, ध्यान में रखना। वो आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी शिक्षा समिति और नारी निकेतन सहित संस्थाओं के प्रमुख के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। क्या नाम है? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। महात्मा गांधी ने आंदोलन में लोगों द्वारा हिंसा के इस्तेमाल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोग अगर हिंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार हिंसा कर रही है इसीलिए, तो उन्होंने बोला था। महात्मा गांधी ने रियासतों को लोगों की घोषणा करने को कहा कि वो भारतीय राष्ट्र में हिस्सा ले। बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे, सही है क्या? ये भी सही है। ठीक है। तो रियासत के जो राजा जो थे उनको बोला था, भाई साहब तुम अपने लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से रोको मत, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे भी खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, नहीं तो ये इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, ये इसने शामिल नहीं हुआ था। तो जिन्ना जो थे शामिल नहीं थे। ठीक है। अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। यह बंगाल में सक्रिय एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। बिल्कुल। अनुशीलन जो थी ना, ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों में काम करती थी और इसकी कई शाखाएं भी थी। ठीक है। इसके स्थापना सतीश चंद्र द्वारा सतीश चंद्र प्रथम मित्र, जिसको पी मित्रा भी कहते हैं ना, प्रथम मित्र को क्या बोलते हैं? पी मित्रा कहते हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखना है, ये आपका सही है। ठीक है, पी मित्रा। ध्यान रखना। इसमें श्री अरविंद घोष थे, जिनको बाद में श्री अरविंदो बन गए। सरला देवी भी इसमें शामिल थी। अरविंद घोष और सरला देवी अनुशीलन समिति से जुड़े थे, तो बिल्कुल जुड़े थे, ध्यान में रखना है। और एक जो था ना अलीपुर षड्यंत्र केस, कौन सा केस था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में श्री अरविंदो का नाम आया था। उनके बाद जब इनको सजा हुई थी तो बड़ा मुश्किल से बच के निकले थे। इनके पैरवी किसने किया था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनका पैरवी किसने किया था? इनके वकील कौन थे जो कि इनको बचाने में सफल रहे? क्या नाम था उनके वकील का? अरविंद घोष के वकील का चितरंजन नाम दास। क्या दोस्त? चितरंजन दास थे। ठीक है। बाद में जाके इनको सजा चितरंजन होता, दास। उनके बाद इन्होंने बोला से भाई साहब अब तो जो है से हम चले संन्यास ग्रहण करने। ठीक है। इन्होंने सक्रिय राजनीति से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना एक क्या बोलते हैं वो बनाया, क्या बोलते उसको यार, आश्रम आश्रम बनाया। ठीक है। कहाँ पे? जिसका नाम रखा गया ऑरिविलो आश्रम। ठीक है। और कहाँ पे बना ये? तो ये पांडिचेरी में। ठीक है। तो इन्होंने इसके बाद से सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे लिया था। ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक। 1920 के मंजेरी सम्मेलन किससे संबंधित है? मंजेरी सम्मेलन। मंजेरी सम्मेलन के बाद मोपला विद्रोह। ठीक है, मपिला विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये दंगा होता है। ठीक है। शुरू में दंगा जो था, ध्यान में रखना है, शुरू में ये जो था कृषक विद्रोह था जो कि मोपला के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। मोपला के किसान जो थे मुसलमान थे। ठीक है। मोपला की बात के मलाबार क्षेत्र के विद्रोह के तौर पे भी जानते हैं। यहाँ के किसान जो थे मुसलमान थे और यहाँ पे रैयत मुसलमान थे, जो जमींदार जो थे ना वो हिंदू थे। ठीक है। तो शुरू में कृषक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राइट का रूप ले लेता है। ठीक है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता है और एक दंगा का रूप ले लेता है। यहाँ पे 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या हो जाती है। ठीक है। तो काफी अधिक, ये काफी भयावह था। कट्टरता के कारण हिंसा हुई और इसमें 10,000 हिंदुओं को मारा जाता है। काफी खराब चीजें थी। ठीक है ना। मंजरी सम्मेलन उसी से संबंधित है। 19वीं शताब्दी के अंत में दक्कन में हुए दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से ठीक है कथनों पर विचार करें। तो ये 1875 में दक्कन का दंगा होता है। कब होता है? 1875 में। ठीक है। तो जमींदारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था। बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है। इसमें नाई धोबी बंद भी बुलाया गया था। ठीक है। क्या वो था इसमें? नाई धोबी बंद। और समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? तो ना या धोबी जो है किसी भी जमींदार वगैरह को क्या करेगा? मदद नहीं करेगा। ठीक है। तो ये ठीक है। महाराष्ट्र के आधुनिक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने किसानों का समर्थन किया, तो ये भी आपका ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे नाई धोबी बंद जो था वह भी यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है। तो दोनों कथन की बात करेंगे। सही है। निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन दांडी मार्च से संबंधित है? दांडी मार्च से संबंधित की बात करेंगे तो हमारी ठीक है सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जी का दांडी मार्च में बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने गांधी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर योगदान दिया था। नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बिल्कुल। तो ध्यान में रखना है, राइट आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अनसुईया साराबाई ने गांधी जी को महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए नहीं थी, ये गलत है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, आई थिंक कमला देवी चट्टोपाध्याय, हाँ कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने गांधी जी से किया था, मतलब महिलाओं को भी मतलब आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति दी जाए।
और इसी के साथ लाइट चली गई है। ठीक है, आवाज आ रही क्या हमारी? हेलो। यस आ सर रही आ है रही सर। है। हाँ, तो अभी फिर से ना मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, रुक जाइए थोड़ा। तो मैं कह रहा था, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने गांधी जी को मतलब तैयार किया था, तो महिलाओं को भी सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने दे, ठीक है। ध्यान में इसको ये रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर जाएंगे तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। गांधी में समझौते ने तट के किनारे नमक निर्माण की अनुमति दे दी थी, तो दे दी थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अलीपुर संयंत्र के मामले में संबंधित है? तो चलिए बताइए, आ ही गया प्रश्न, कौन कौन संबंधित अलीपुर से। तो इसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी है क्या? यह है क्या 119 का? बिल्कुल ठीक है, खुदीराम बोस भी है, प्रफुल्ल चाकी भी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कुमार विश्वास तो हो ही नहीं सकते हैं। रास बिहारी बोस में, रास बिहारी बोस का किस संयंत्र से संबंधित है? रास बिहारी बोस यह भी एक कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं। सर वो हम्म? दिल्ली में सर वो जो हुआ सर, रास भी टिल्ली ने ना हार्डी के उनको ऊपर तो बॉम्ब फेंका था, हार्डिंग ठीक को है। वहां पे। हाँ, सचिन सन है। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जो थे, अलीपुर संयंत्र मामले में संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि बिहार भी आते हैं और बिहार में शहीद हो जाते हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अलीपुर संयंत्र जो है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और अलीपुर संयंत्र जो था, प्लान तो अलीपुर में ही बनी थी, जिसको मारना था, दो लोगों को कहानी समाप्त करना था। तो कौन थे? तो अलीपुर संयंत्र केस आपको ध्यान में रखना है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, जिसमें प्लान था सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करना, किंग्सफोर्ड की हत्या करना। इसमें जो था जज था वो, जो कि मतलब अनुशीलन समिति के जो सदस्य जो थे, उनके ऊपर छोटे छोटे दंड के लिए, छोटे छोटे कार्य के लिए काफी बड़ी बड़ी सजा दे रखी थी, इसलिए काफी ये कुख्यात जज था, इसको मारना था। लेकिन बाद में क्या होता, अलीपुर संयंत्र में जब जब नाम जब खुलता है ना, तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है, तो उसमें पता चलता है इसको मारने का प्लान था। क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं अलीपुर संयंत्र में, जैसे कि श्री अरविंदो पकड़े गए, और भी बहुत सारे लोग जो पकड़े गए, अरविंद घोष पकड़े गए, बरिंद घोष पकड़े गए, इस सबको जब पकड़े गए जब, तो ये प्लान खुलता से भाई साहब इसको तो मारने का प्लान है। तो इसका जो नाम जो था ना, क्या नाम है इसका? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे, प्लान तो पहले से बना हुआ था, ये फिर क्या करता, मुजफ्फरपुर आ जाते उसके पीछे पीछे, ठीक है, से इसको मारेंगे। लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली में बच जाता, दुर्भाग्य था, बच गया ये। और पिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी बच्ची जो थी मारी जाती। बाद में खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार किया जाता है, प्रफुल्ल चाकी जी सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है काफी कम उम्र में, इनको मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल नहीं, मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी की सजा दी जाती है। इसके जो वकील जो थे ना, उसका नाम है कालिदास बसु, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि इसना केस लड़ा था। क्या नाम उनका? कालिदास बसु, ठीक है। तो सही पूछ रहा है तो कौन सा है? तो ध्यान रखें 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो ये जो मुजफ्फरपुर में गया था ना, अलीपुर षड्यंत्र केस का ही पास था, मैं उसी का मतलब हिस्सा में ये बस कहना चाह रहा था। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नीतियां बंगाल में जमींदारों के खिलाफ थी, तो ध्यान में रखना है, गलत है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ आयोजित करने की मांग की थी, तो बिल्कुल ये ठीक है। तो इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो सिविल सेवा परीक्षा जो प्रारंभ जो हुआ, कब प्रारंभ हुआ? पहली परीक्षा इंग्लैंड और भारत में कब हुआ और कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ बताइए? 1826 में। 1800 26 शायद हुआ था। 1826 में तो सिविल सेवा का परीक्षा होता भी नहीं था, ठीक है। 1922 में, ठीक है, 1922 में पहली बार परीक्षा जो थी इंग्लैंड और भारत में एक साथ हुई, और कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1919 के एक्ट में था, 1922 में पहली बार परीक्षा जो थी प्रयागराज में इंग्लैंड और भारत में एक साथ हुई। मतलब सोच रहे हैं, मतलब इंग्लैंड जाने में कम से कम 6 महीना का समय लगता था, एटलीस्ट, कम से कम कितना भी धीरे धीरे जाते 6 महीना लगता था। मतलब फॉर्म भरने के साथ ही मतलब आपको परीक्षा देने के लिए निकल जाना है। मतलब इतना कठिन कार्य था, वहां पे जाते थे लोग परीक्षा देने। प्रांतों में किसान आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामी सदानंद सरस्वती ने 1933 में भारतीय किसान संस्था की स्थापना की। मलाबार क्षेत्र में कर्षक संगम का आयोजन किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या सही है, ठीक है।
तो ये स्वामी सजानंद सरस्वती भारतीय किसान संस्था की स्थापना 33 में नहीं किया था। कब किया था? कब किया था? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, भारतीय किसान संस्था की स्थापना 1934 में हुई थी और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुई थी। और स्वामी सदानंद सरस्वती नहीं थे। कौन थे? तो एमजी रंगा के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये तो गलत है। मलाबार क्षेत्र में कर्षक संगम का आयोजन किया गया था। तो ये आपका ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1930 में कृषक संगम का आयोजन जो था, ध्यान में रखेंगे, किसानों के द्वारा 1930 में कहाँ पे किया गया? मलाबार क्षेत्र में। नवजीवन के लेखक का नाम बताइए। गांधी जी, ठीक है। अल हिलाल की बात करें, अब्दुल गफ्फार खान नहीं होंगे, अल हिलाल के अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, ठीक है ये। अब बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तो 3 युग में जो है सो आपके इसके सही है। ठीक है, अल हिलाल के कौन होंगे? तो अबुल कलाम आजाद साहब जो है अल हिलाल के होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलते हैं। एमसी सीतालवार, बीएन राव और अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रतिष्ठित सदस्य थे? क्या बताएंगे, किसके थे ये लोग? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब रखी गई थी? तो 1905 में रखी गई थी। ठीक है, तो एमसी शीतलवार, बीएन राव और अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे इसी से जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल की थी इन्होंने, की थी है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए जिसको कहते हैं। सिया दास को सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु माना जाता है। ठीक है, वह फॉरवर्ड समाचार पत्र के संस्थापक थे। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड समाचार पत्र के संस्थापक की बात करेंगे तो थे। ठीक है, और यहाँ पे पहला का आंसर गलत क्यों लिया है भाई? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह लेगा मोहन क्या? सिंह इसका हुआ गलत ना। इसने ले लिया है, 2 and 3 ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट में एक फोन ले रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे? इसको गलत लिया है, कैप्टन मोहन सिंह लिया है। ठीक है, अ, उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका किसका था? अमृत बाजार पत्रिका किनका था? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी का था। कहाँ पे थे? ये हो जाएंगे। वंदे मातरम किसका था? वंदे मातरम मैडम बीकाजी रुस्तम मैडम भी कामा। कर राष्ट्र गुप्तार की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी साहब। और स्वदेश मित्रम की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सुब्रमण्यम मैयर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। एबीपी की बात करेंगे, अमृत बाजार पत्रिका बोलते थे, तो ध्यान में अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो एबीपी। ठीक है, इसने क्या किया था? अपनी रातों रात क्या किया था? भाषा बदल दिया था। ठीक है, इसी से बनने के लिए, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, किस भाषा में आती थी? बंगाली में आती थी। और अंग्रेजी में भी आती थी। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 126 नंबर प्रश्न, 1946 के कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत के लिए संविधान बनाने की योजना थी, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस मिशन के प्रस्तावों पर सहमत हुई, मुस्लिम लीग मिशन के प्रस्तावों से सहमत नहीं थी। ठीक है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान में रखना है, वन एंड टेक की बात करेंगे, ये ठीक है, सहमत नहीं थी। कांग्रेस मिशन के प्रस्तावों पर सहमत हुई, तो शुरुआत में कांग्रेस भी सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सहमत हो जाती है। ठीक है, 1935-39 के दौरान प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग था। ठीक है, तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग था, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी प्रवृत्तियों का तेजी से विकास हुआ, वैश्विक मामलों में कांग्रेस की बढ़ती रुचि, राष्ट्रीय आंदोलन, बिल्कुल तो हो जाता है। ठीक है।
हेलो हेलो। यस सर। अभी ना ऑफिस आवर रहता, बहुत फोन आता था। ठीक है, चलिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को पारित किया। कांग्रेस के लोगों ने 29 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। 29 जनवरी नहीं था, कौन सा तारीख था? 26 जनवरी, 26 जनवरी सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल 26 जनवरी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो केवल एक सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तान के दौरान कई भारतीयों ने भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए याचिका दायर की। ठीक है, देखिए आ गया जो क्वेश्चन आप लोगों ने गलती किया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स सुधारों के बाद ही, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। ऐसी परीक्षा पहली बार 1922 में कहां पे आयोजित की गई थी? मैंने अभी जस्ट थोड़ा पहले इसका चर्चा किया है। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित की जाए गई थी। ठीक है, ध्यान में उसको रखना है। 1971 तक अगर बात करेंगे ना, 4 भारतीय जो थे सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1930 के नमक सत्याग्रह के साथ मेल खाती है? तो सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल हुई। ठीक है, बिहार में नो चौकीदारी टैक्स, ठीक है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने पे बात चली। गुजरात में नो टैक्स आंदोलन चला। तो सारे ही सारे घटना की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यूपी में नो रेंट अभियान चला था। यूपी में ना नो रेंट अभियान। क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद वो सेना में शामिल हुआ। बहुत अच्छा अधिकारी भी बना था सेना में। उन्होंने भारत के ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 2 बार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने इंग्लैंड से लौटने तक दोहरी सरकार प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? दोहरी सरकार। ठीक है, किसने? 1765 से लेके, ठीक है, 72 तक। ठीक है, बिल्कुल। अपने आप को क्या बोलता था? स्वर्ग से उत्पन्न गधा नायक या फिर सेना नायक? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक अपने आप को कहता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लाइव अपने आप को बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था, अपना तारीफ खुद ही करता था। हालांकि इसके राज्य की बात करेंगे, 65 से लेकर 72 तक डाकू राज की संख्या दी गई है के.एम. पनिक्कर के द्वारा। ठीक है, पनिक्कर साहब ने इसके राज्य को डाकू राज कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन जातिगत भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो जातिगत भेदभाव से संबंधित की बात करें, सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं है। बाकी सत्यशोधक समाज भी है, बहुजन समाज है। इसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें, यह भी ब्राह्मणों के खिलाफ था, जिसको हम लोग पेरियार के रूप में जानते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये आपका तमिलनाडु में था। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में था। बहुजन समाज की बात करेंगे तो बहुजन समाज कौन था भाई? ये तो इसके लिए दलितों के लिए था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब आते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना। स्वतंत्र भारतीय सेना के संदर्भ में, ठीक है, तो पहला प्रश्न की बात करेंगे, इसका गठन रास बिहारी बोस ने किया था। गलत है। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जिसको फ्री इंडियन लीजन कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारतीय सेना जिसको फ्री इंडियन लीजन कहते हैं, इसकी स्थापना, ठीक है, फ्री सेंटर ऑफ फ्री इंडियन लीजन की स्थापना बोस साहब ने जर्मनी में कर दी थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक मुक्ति शक्ति के रूप में कार्य करना था। ठीक है, इसे भारतीय युद्धबंदी यूरोप में रहने वाले प्रवासियों के द्वारा बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख्यतः कहां पे बना था? तो जर्मनी में बना था। ठीक है, जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया तो भारत का वायसराय दैट टाइम काम था। तो ये किस समय विद्रोह हुआ? विद्रोह कब हुआ? तो 1946 में विद्रोह होता है। उस समय भारत के जो नवाब, भारत के जो उस समय जो थे, बेबल था। ठीक है, बेबल के बाद कौन आता था? बेबल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आता है, जो कि मतलब ये लास्ट है। बेबल की बात करेंगे तो सेकेंड लास्ट है। ठीक है, तो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह बॉम्बे में होता है। कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। और मेरा बैटरी की बात करें कितना है, तो बहुत कम रह गया है। कितना परसेंट रह गया है? 19% है, हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग की। तो पहला ही गलत है, क्योंकि संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात नहीं की, उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ठीक है, पूना पैक्ट में लॉर्ड इरविन और पूना पैक्ट में लॉर्ड इरविन अम्बेडकर के बीच में समझौता किया गया। तो ये भी गलत है। गांधी जी ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गांधी, यहाँ पे जो अम्बेडकर का डिमांड क्या था? ठीक है, पृथक निर्वाचन, और बाद में इनको दिया जाता है। तो फिर मतभेद हो जाता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, तो केवल एक कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना राजगोपालचारी के द्वारा की गई थी? तो राजगोपालचारी साहब ने स्वतंत्र पार्टी अपना बनाया था। ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी ध्यान में रखना, बनाया था इन्होंने 1959 में। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाया, और स्वतंत्र पार्टी जो थी 1974 तक मतलब अस्तित्व में रही थी। ठीक है, अब आते हैं जस्टिस पार्टी का मुदलियार साहब हो जाएगा, ध्यान में रखना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे तो हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब होंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू ए मुअल्ला पत्रिका शुरू की। 1907 तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वे बाल गंगाधर तिलक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और कुछ इतिहासकारों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। उपरोक्त वाक्यांश किसके बारे में बात हो रहा है? ये तो ध्यान में वन एंड ओनली, ठीक है, हसरत मोहानी जी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इनको उर्दू ए मुअल्ला पत्रिका भी इन्होंने शुरू किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जिनको बाद में भगत सिंह जी ने काफी पॉपुलर बनाया था, वो नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन इंडियन लिबरल फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य थे? ये प्रश्न तो हो चुका है ना, तेज बहादुर सुप्रू, बी एस श्रीनिवास शास्त्री और एम आर जयकर। ठीक है, ये लोग तो जुड़े हुए थे, ध्यान में रखना। बाकी तिलक साहब नहीं थे। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है 1919 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, तेज बहादुर सुप्रू, बी एस श्रीनिवास शास्त्री और एम आर जयकर फाउंडेशन के उल्लेखनीय सदस्य थे। ठीक है, अब बात करेंगे 1946 की अंतिम सरकार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के लिए तहत की गई थी। तो अंतिम सरकार जो 1946 में बनी थी, तो इसमें क्रिप्स मिशन थोड़ी ना होगा, कौन सा मिशन होगा? ठीक है, कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है, तो अंतिम सरकार के लिए सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार के प्रमुख थे, तो बिल्कुल अंतिम सरकार के प्रमुख जो थे, ठीक है, नेहरू साहब थे, ध्यान में रखना है, ये सही है। ठीक है, और इसमें कैबिनेट मिशन होगा। अब बात करते हैं आगे। अलीनगर की संधि रात में पढ़ा रहा था ना, 57 में अलीनगर की संधि हुई थी ना, और अलीनगर की संधि कोलकाता को अलीनगर का नाम दिया था, कोई नया जगह नहीं है ये रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हस्ताक्षरित था। ठीक है, ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस संधि के परिणाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर कब्जा हो गया। बिल्कुल। निम्नलिखित पर फिर से विचार करना। अगस्त ऑफर कब आई थी? बताइए। अगस्त ऑफर, जिसको अगस्त प्रस्ताव के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, कब आया था अगस्त ऑफर? ठीक है, 1940 में था। 1940 आईएनए पे अभियोग कब चला? आईएनए पे अभियोग की बात, इसको लाल किला में चला था ना, लाल किला के नाम से हम लोग जिसको बोलते हैं रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से जानते हैं, तो 1945 में। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 1942 में, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स विद्रोह की बात करेंगे तो ठीक इसी घटना का परिणाम था। ठीक है, तो 1946 में। ठीक है, तो मिला लो, इसका आंसर क्या होगा फिर? ठीक है, आप चलते आगे देखेंगे। असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदू मुस्लिम एकता का द्वारा चिन्हित था। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता जितनी बड़ी दिखी गई, वो भारत में कभी भी फिर नहीं दिखी गई। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने पर सहमत हो गई। गलत, ऐसा कुछ नहीं था। भारत कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में उभरी। बिल्कुल, गांधी जी को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में आफ्टर द बात करेंगे चंपारण, एक और भी बहुत अधिक ख्याति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ली। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति जो थी वापस ले ली। बिल्कुल, मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो उसने अपनी स्वीकृति की बात करेंगे वापस ले ली थी। मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल हो गई। ठीक है, हाँ, शुरू में तो शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में जो था वो शामिल हो गया था। ठीक है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उच्च जाति की पाटीदार महिलाओं के साथ साथ उत्पीड़ित आदिवासी और कोली महिलाओं के सम्मान में भागीदारी को चिन्हित करता है? कौन करता है? तो बता ही सकते हो आप लोग कौन सा आंदोलन की बात हो रही है। तो ये बारडोली सत्याग्रह है। ठीक है, महिला का नाम आ गया पाटीदार, पाटीदार मतलब गुजरात। ठीक है, कौन होगा? बारडोली ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोली महिलाओं की बात करेंगे तो वो भी आपका कोल विद्रोह। कहाँ पे कोल विद्रोह? ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात के आसपास का क्षेत्र था ना 1831-32 में, तो कोली महिला से भी संबंधित है, जो कि आदिवासी महिला थी। ठीक है, मई 1930 में धरसना साल्ट वर्क्स पर 2500 सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किसने किया, जिसने परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। ठीक है, तो क्या बताएंगे? तो धरसना जो था, ध्यान में रखना है, धरसना जो था कहाँ पे था, तो ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, एक बहुत बड़ा नमक का कारखाना था। ठीक है, तो गांधी जी वगैरह जो थे उन्होंने प्लान किया से जाएंगे धरसना पे, नमक सत्याग्रह का वो करेंगे, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। दो व्यक्ति धरसना पे जाती है। ठीक है, एक जो था कौन था, तो एक जो थे हमारे जो थे बैरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, सॉरी बैरुद्दीन तैयब जी नहीं, ठीक है, क्या नाम था यार उसका, अब्बास तैयब जी। ठीक है, क्या नाम था? अब्बास तैयब जी, और साथ में थे सरोजिनी नायडू। ठीक है, यहीं पे एक पत्रकार था जिसने बोला था मैंने आज तक अपने जीवन में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा है। लोग चोट खा रहे थे और गिर रहे थे, सर से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी जो थे एक सतत मतलब विद्रोह को लोग छोड़ नहीं थे। मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में इस प्रकार का, ठीक है, भयावह दृश्य नहीं देखा है। बहुत ही विचलित करने वाला था, और भारत के लोग जो थे किस प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति से क्या लड़ रहे थे, यह एक बहुत बड़ा लोगों के लिए चुनौती बन के उभरेगा। इसका स्टेटमेंट क्या मिलर ने कहा था? किसने कहा था? मिलर था कि फिशर था?
मिलर था मिलर। धर्सना में कौन था? मिलर था ना? हाँ बिल्कुल, अमेरिकी पत्रकार था, मिलर था। ठीक है, मार्च फ्रीमैन है। 1942 में, हाँ ठीक है, मार्च 1942 में स्टेट फॉर क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया था। यह मिशन भारत क्यों भेजा गया था? ठीक है, ये क्रिप्स मिशन था ना, तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, रीजन क्या था? तो भाई साहब क्या रीजन था बताइए? इसका रीजन सिंपल यही था, से मतलब सारे ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन था से दक्षिण पूर्व एशिया के युद्ध में ब्रिटेन की मिली पराजय के कारण कमजोर हो रहा था। जापान वगैरह ने सिंगापुर के क्षेत्र में इसको बहुत पटकनी दी थी, पराजित किया था। संयुक्त अमेरिका यूएसएसआर के ब्रिटेन पे दबाव के कारण, मतलब इनका कहना है भाई साहब जब भारत समर्थन अगर नहीं कर रहा तो तुम भारत की आर्मी को युद्ध में क्यों प्रयोग कर रहे हो? ठीक है, ये तो गलत तरीका है ना, तुम्हारा उपनिवेश है लेकिन भारत के लोगों की सहमति तो होनी चाहिए ना। तो सहमति लेने के लिए भारत हमारे साथ है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी सत्ता में तत्काल हस्तांतरण के बदले युद्ध का समर्थन करने के सहमत हुए थे। तो ये आपका सारा ही सही है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनकी भूमिका के कारण दो महात्मा कहा था? तो फिर से हमारी सरोजिनी नायडू जी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधीवादी राष्ट्रवाद के जन्म के महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किस में दिया? तो गांधीवादी राष्ट्रवाद के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान किस आंदोलन में दिया? तो क्या बताएंगे? किसान आंदोलन। क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान में रखना है किसान आंदोलन। ठीक है, बिल्कुल मिलाना है। मालाबार के क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का कौन कर रहे थे? मालाबार के क्षेत्र में कौन थे? तो क्या बताएंगे? तो इनका नाम था के केलपन। ठीक है, ओडिशा में कौन थे? तो ओडिशा में बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? महताब साहब हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के, इनको आंध्र केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं टी प्रकाशम साहब को। ठीक है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो सिराज गोपालचारी साहब जो थे तमिलनाडु में थे, इन्होंने कहां से कहां तक यात्रा की थी? तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। कहां तक? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। ठीक है, किसने? तो सिराज गोपालचारी साहब ने। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1941 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में पारित किया गया। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? गलत है ना? हाँ। क्योंकि कौन सा बेलगांव का सत्र था और 1942 का साल था। नहीं, बेलगांव नहीं, सॉरी, वर्धा। कौन था? हाँ तो 1924 में। वर्धा। ठीक है, वर्धा सत्र। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो शब्द महात्मा गांधी के द्वारा गढ़ा गया था, तो ये भी गलत है। अभी जस्ट बता ना, यूसुफ मेहर अली। इसे कांग्रेस का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने समर्थन किया, नहीं किया था। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी अलग रही थी, हिंदू महासभा भी इससे अलग रही थी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल तीसरा आपका सही है। ठीक है, इसको अगस्त की क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं। कांग्रेस का विद्रोह भी करते हैं। अलग पार्टी कौन रही थी? तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय मुस्लिम लीग अलग रही थी, हिंदू महासभा अलग रही थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग रही थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी अलग रही थी। रीजन क्या था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अलग रहने का? क्योंकि भाई साहब 1941 में एक संधि हुआ था, संधि को बोलते हैं अटलांटिक चार्टर। ठीक है, उसमें क्या था? यूएसएसआर, अटलांटिक महासागर में कॉफी पीते हुए यूएसएसआर के नेता, क्या नाम था उस समय? वो हो जाएगा ना, कौन रहा होगा 1900 यूएसएसआर में? आपने लेनिन के बाद कौन आता है? भूल गया मैं नाम उसका। स्टालिन सर। स्टालिन। ठीक है, इधर से जो थे आपके चर्चिल। दोनों के बीच में संधि होता से भाई साहब, भले ही हमारा विचार अलग है, आपका विचार अलग है, लेकिन जापान जो है से बहुत आतंक बरसा रहा है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए हमें संधि करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट विचार वाले लोगों के बीच में दो संधि होता है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो विश्व में कहीं भी थी ना, वो आदेश कहाँ से लेती थी? ठीक है, तो आदेश जो लेती थी वो यूएसएसआर से आदेश लेती थी। अब यूएसएसआर और की बात करेंगे और ब्रिटेन के बीच में क्या होता है? संधि हो गया। अब बेचारा कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी किसको फॉलो कर रहा है? यूएसएसआर को फॉलो कर रहा है। यूएसएसआर मतलब जापान के खिलाफ दोनों यूरोप में एक साथ लड़ रहा है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के खिलाफ कैसे जाए, जबकि यूएसएसआर ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इससे दूरी बना के रखी, तो उनके साथ ये दिक्कत था। ठीक है, और मुस्लिम लीग तो भाई साहब सपोर्ट ही नहीं की, हिंदू महासभा भी इससे जो थे अलग रहे थे। ठीक है, इस सबको आपको ध्यान में रखना है। तो सारे के सारे ध्यान में रखना है, सही है स्टेटमेंट, इसको आपको ध्यान में रखें, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और इसी के साथ हमारा स्ट्राइक रेट काफी अच्छा